Bismillahirrahmanirrahim. From the permission of Mr. Imran, our chief guest, and Mr. Mohsin, and Khalid Saab, and Mr. Farooq, I would like to formally start the session of today, which is a journey towards success, जिसको उर्दू में कामयाबी का सफ़र के नाम से हम प्रमोट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं अपने बारे में और कैंपस के बारे में करता चलूँ। प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पैक इस्लामाबाद ये 2016 से अपने ऑपरेशंस जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्टार्ट कर चुका है और अभी काउंटलेस नंबर्स जो है वो इस वक्त सीए के हम लोग डिलीवर कर चुके हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जो कि अपनी सर्विसेज आगे शुरू कर चुके हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना देता चलूँ, उसके बाद हम कैंपस के बारे में भी थोड़ी डिटेल बताएंगे। मेरा नाम अब्दुल राफे है और मैं इस वक्त पैक में बीपी ऑपरेशंस हूँ। मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और पैक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन और आईटी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। 14 साल का कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है। मैंने यूफोन में सर्व किया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इवेंचुअली एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वहाँ से मैंने रिज़ाइन दिया। उसके साथ साथ 8 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा जो रिज़ल्ट है अभी तक 100% पासिंग रेट के साथ मैंने अचीव किया है। ट्रेनिंग का भी 8 साल का मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें ख़ास तौर पर टेलीकॉम सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा घूमता है। 3 साल का बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस भी मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, जो कि बैक करता है मेरे इस टीचिंग एक्सपीरियंस को और मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर के दूसरे एक्सपीरियंस को। हमारे जो प्रिंसिपल हैं पैक इस्लामाबाद के, मिस्टर फारूक बलोच, किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। फाउंडर प्रिंसिपल हैं हमारे इस्लामाबाद कैंपस के और उनकी लीडरशिप में हमने G14 वाला कैंपस जो है स्टार्ट किया था अक्टूबर 2016 में। वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में एज अ चेयरपर्सन जो है वो सर्व कर चुके हैं। स्कैम्स में भी बहुत लीडिंग रोल में रह चुके हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिसके अंदर आप अगर इस्लामाबाद और पिंडी की जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कायद यूनिवर्सिटी है, फास्ट है, कॉमसैट्स है, रफा है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें फ़ारूक साहब जो हैं वो लीडिंग रोल में और बहुत सीनियर फैकल्टी मेंबर के तौर पे वहाँ पे पढ़ा चुके हैं। उनकी जो की फील्ड्स हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग और जो बीबीए, बीकॉम, सीए, एमबीए, एसीसीए, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके बहुत ज़्यादा तादाद में अब मार्केट के अंदर सर्व कर रहे हैं। और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ कह लें कि सीए के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सर ने माशाल्लाह से क्वालिफाई करवाए हैं और वो मार्केट में उनको मार्केट में सर्व कर रहे हैं और उनकी एक बहुत अच्छी रिप्यूट है। बहुत अच्छी अच्छी फर्म्स के अंदर उनके स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त अवेलेबल हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू हम पैक के बारे में दे दें कि हमें 34 इयर्स ऑफ एक्सेलेंस हो चुके हैं और जिसके अंदर हमने 38 गोल्ड मेडल्स और 138 मेरिट सर्टिफिकेट्स जो है वो हंट किए हैं। ओवर 100,000 प्लस एलुमनाइज हमारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में अराउंड द वर्ल्ड जो है वो स्कैटर्ड है और सिंस 1987 जो है वो पैक एस्टेब्लिश हुआ था। पैक लाहौर से इसकी बुनियाद शुरू हुई थी, उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग एंड वी कैरिड ऑन। और इंशाल्लाह दुबई में भी हमारा कैंपस रहा और भी इंशाल्लाह बाकी एरियाज में भी हम लोग मूव ऑन करेंगे विद द सेम जीव। थोड़ी सी कैंपस की हाइलाइट्स आपको दिखाते चलें, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सकें तो हमारे कैंपस की पिक्चर है, क्लासरूम्स की पिक्चर है, प्रिंसिपल ऑफिस है। कुछ इवेंट्स हैं जो हम लोग ऑफ एंड ऑन ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट गालाज हैं, ट्रिप्स हैं डिफरेंट लोकेशन के और सेमिनार्स हैं। और इन्हीं सेमिनार्स की एक कड़ी जो कि आज हम लोग कंडक्ट कराने लगे हैं। पैक की रिवायत है कि हमेशा से स्टूडेंट्स की सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ग्रूमिंग पे फोकस नहीं करता, बल्कि वो उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत फोकस करता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्वालिफाइड लोग जो कि दुनिया का जिनका एक्सपीरियंस होता है उनको अपने पास मदऊ करते हैं और इसी सिलसिले में हमने इमरान साहब को आज दावत दी है। जो आज की हमारी इस सेशन के होस्ट होंगे, उनका नाम मिस्टर मोहसिन मुस्लिम है, जो कि एक ट्रेनर भी हैं, एक कोच भी हैं, एक कंसल्टेंट भी हैं और बहुत ही सीनियर फैकल्टी मेंबर भी हैं।
मुख्तलिफ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो पढ़ा भी चुके हैं, मेंटोर भी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उनका इंट्रोडक्शन खुद नहीं कराऊँगा, मैं सर से कहूँगा कि सर अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन खुद करवाएँ और फिर इमरान साहब के बारे में जो है वो उनका इंट्रोडक्शन की तरफ जाएँगे और उनसे हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। तो ओवर टू यू मोहसिन साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अब्दुल हाफिज साहब। सबसे पहले मैं ऑन बिहाफ ऑफ पैक और मेरे अपने बिहाफ पे भी मैं इमरान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। आज का ये जो सेशन है इसकी थीम ये है कि मेरी गुफ्तगू हो रही थी जो प्रिंसिपल पैक हैं फारूक साहब उनसे और हमारे एक चीफ मेंटोर हैं खालिद हुसैन साहब उनसे कि एज ए फादर, एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर जब मैं मार्केट में जाता हूँ, इदारों में जाता हूँ, तो लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं अपने बच्चों के बारे में और बहुत से बच्चे मुझसे अपने करियर के बारे में भी सवाल पूछते रहते हैं। क्योंकि इस वक्त जो हमारा मसला है वालदैन का सबसे बड़ा मसला है कि बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते साथ ही वो तय कर लेते हैं कि बच्चे ने क्या बनना है। और हमारे यहाँ मकसरियत ये है कि बेटी पैदा होती है तो तय कर लेते हैं इस बेटी ने तो डॉक्टर ही बनना है, और बेटा पैदा होगा तो वो 100% उसको सोचते हैं कि इसमें इंजीनियर ही बनना है। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि कुछ 60,000 के करीब बच्चे MD कैट के अंदर अपीयर होते हैं और 4,800 सीट्स वहां पे होती हैं। बाकी बच्चे क्लूलेस रहते हैं और यही मामला इंजीनियरिंग के साथ है कि इतनी तादाद में को 50,000 से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हैं और 4-4,500 वहां पे सीट्स सबसे अच्छा जो मामला है वो KPK का है। KPK के अंदर पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए कि वहाँ पे जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं और कंटिन्यू करते हैं एजुकेशन को वो मेल डॉक्टर्स होते हैं। और पंजाब के अंदर इससे उल्ट मामला है कि बहुत सी लड़कियां जो मेडिकल के प्रोफेशन में एजुकेशन तो लेती हैं लेकिन उसमें उसको कंटिन्यू नहीं करती। तो आज का ये जो प्रोग्राम है कामयाबी का सफर, मेरी कहानी मेरी जुबान, तो असल में ये उसी एक बच्चों की मेंटरिंग के लिए ये सेशन है और जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की सीरीज आगे चलती रहे जिसमें हम मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले ऐसे अफराद को मुंतखब करें कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज कुछ इस तरह के हालात में किया कि उनको बहुत मुशक्कत करनी पड़ी और फिर आज वो जिस पोजीशन पे हैं तो उसमें वो एक कामयाबी का जो जीना उन्होंने तय किया उसका वो एक दास्तान सुनाए। तो जो मैंने इमरान साहब की दास्तान सुनी इनके एक दोस्त की जुबानी, तो मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन और उस वक्त ही मुझे ख्याल आया कि हम क्यों ना इनसे तय करें कि हम आपकी कहानी सब लोगों को सुनाएं। तो अब मैं चाहूंगा कि इमरान साहब से मैं गुफ्तगू करूं और इमरान साहब मुझे कुछ अपने इब्तदाई हालात ज़िंदगी के बारे में बताएं कि वो कहाँ पैदा हुए और कुछ फैमिली के बारे में बताएं, कुछ किस जगह वो इब्तदाई उनकी ज़िंदगी गुजरी, इब्तदाई 5-10 साल जो गुजरे उसका कुछ हालात ज़िंदगी हमें बताएं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया पैक का, अब्दुल राफे साहब आपका कि मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का। बात शुरू करने से पहले ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब आप एक माशरे से निकलते हैं तो फिर आपकी ये सोच होती है कि हाउ टू गिव इट बैक, क्योंकि हम भी जहाँ से निकले स्ट्रगल करके निकले हैं, तो अब हम कैसे गाइड करें अपनी नौजवान नस्ल को, उनको सही रास्ता कैसे दिखाएं कि भाई आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन, अगर आप सही तरीके से करते हैं और आपको प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। आई एम वन ऑफ द लकी वंस कि चले मुझे इस्लामाबाद का प्लेटफॉर्म मिल गया कि मैं कुछ बच्चों से बात कर सकूं, उनको बता सकूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कशन में आएंगी जो मैं शेयर करूंगा, मोस्टली 80% जो है ना लोग अपने आप को सेम सिचुएशन से रिलेट करेंगे कि यस वी आर आल्सो इन द सेम सिचुएशन। तो वहां से उनको जब गाइडेंस मिलेगी कि भाई ये सिचुएशन हमारी भी थी और वहां से हम कैसे आगे गए, तो चीजें क्लियर होंगी। जो आपने बात की फैमिली के बारे में, कैसे CA में आना हुआ, ये सारी चीजें देखें, जो CA मोस्टली जो यहाँ लोग ज्वाइन करते हैं तो 80% या 70%
मैं कहूँगा कि वो बाय चॉइस नहीं होता, बाय सर्कमस्टांसेस होता है। और क्यों होता है उसकी मैं रीज़न बताऊंगा कि ये प्रोफेशन का इशू नहीं है, ये हमारे साइकोलॉजिकल इशू है या बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसेस या इंफॉर्मेशन का इशू है कि हम लोग क्यों सीए को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। और यहाँ पे जो कुछ क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं वो बाय चॉइस नहीं आते, बल्कि circumstances lead them to become a chartered accountant or join this profession at least. तो मैं अगर शेयर करूँ अपने आप लोगों से how I become a chartered accountant, so I have never thought about it. मैंने मतलब बाय चॉइस कभी ज्वाइन नहीं किया कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लान किया हो। जैसे मैट्रिक के बाद होता है, आपने मोहसिन साहब ने बड़े आसान अल्फाज में बता दिया कि भाई हमारे मास्टर की सोच क्या है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन सीए बनना है ये इतना कॉमन नहीं है। उसकी रीज़न डिस्कस होंगी साथ साथ में। तो मैंने भी ज्वाइन ऐसे ही बाय चॉइस नहीं किया था, और डिफरेंट सिचुएशंस ऐसी बनी जिसकी वजह से मैं तरफ आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सब लोगों के जहन में होगी, जो भी इस वक्त सुन रहा है मुझे, वो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये है कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग इट्स एन इम्पॉसिबल टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर इसके अलावा ये है, लोगों को ये होता है कि भाई एक स्पेसिफिक रीजन को दे आर नॉट गेटिंग देम पास्ट, जो हमारी एक इंतहाई गलत सोच है। वो सब कुछ मैं क्लियर करूंगा इंशाल्लाह जब ये हम डिटेल डिस्कशन में जाएंगे। फिर ये है कि हम जिस रीजन से हैं वहाँ पे पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है। Going back at how I joined the CA, you know, what led me to become a chartered accountant. तो 1996 में मैंने मैट्रिक किया फ्रॉम सवाबी, जो कि एक बल्कि सवाबी के भी एक गांव के गांव में, मतलब इट्स वेरी फार अवे। वी यूज्ड टू ट्रेवल 7-8 किलोमीटर्स टू रीच आवर स्कूल। तो वहाँ से जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने स्कूल टॉप किया, लेकिन वहाँ पे जिससे मैं गांव में बात करता था कि भाई मेरा इतना स्कोर आया है या इतने मार्क्स आए हैं, तो हर बंदा कहता भाई करोगे क्या इतने स्कोर का तुम, मतलब ये तो तुमने पता नहीं बहुत ज्यादा ले लिया। बट व्हेन आई केम टू द सिटी पेशावर, तो वहाँ पे पता चला कि भाई मैं तो मतलब बहुत पीछे हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने गाँव में अब नहीं पढ़ना, मैंने जाके आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके गाँव में बिजली थी या नहीं, और कुछ गाँव के खदोखाल भी बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको अंदाजा हो कि वो सवाबी का गाँव से क्या मुराद है। देखिए जी, बिजली थी, लेकिन आपको पता है कि गांव में बिजली आजकल जिस तरीके से होती है वो ना होने के बराबर होती है। तो मैं उस डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि भाई उस वक्त क्या सिचुएशंस थी, कैसे हम पढ़ते थे, क्योंकि आजकल सबको पता है कि भाई थोड़ा सा अगर आप 20-25 साल पहले जाएं तो इट वाज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट कि आप कंसंट्रेट कर पाएं। जैसे कि सपोज रात के टाइम दिया जला के मतलब मोस्ट ऑफ टाइम पढ़ते थे, पढ़ाई का इतना नहीं होता था। गांव भी इतना दूर था कि वहाँ पे मतलब गाड़ियों के जाने का तो तस्वर ही नहीं था। किसी एक जगह तक गाड़ियाँ जाती थी, उसके बाद फिर आपको तांगे में जाना पड़ता था, उसके बाद फिर पैदल जाना पड़ता था। ये सारी चीज़ें थी। तो जब मैं कह रहा हूँ गाँव में गाँव, तो मतलब एक गाँव होता है जहाँ तक सपोज कुछ आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, कुछ ऐसा एरिया है जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, और वी कुड नॉट इवन अफोर्ड टू हैव अ बाईसाइकिल एट दैट टाइम। तो वो ज़्यादातर हमें पैदल ही करना पड़ता था। मतलब बाईसाइकिल तो हमारे लिए ऐसे होती थी जब आजकल के लोगों के लिए शायद मैं कहता हूँ कि गाड़ी हो और गाड़ी में भी मर्सिडीज हो शायद। तो वो तो खैर एक और चीज़ें हैं जो मुश्किलात का सामना उस वक्त करना पड़ा। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप मुश्किल हालात में होते हैं और आप की विलिंगनेस होती है, तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स गिव यू स्ट्रेंथ्स कि भाई नहीं, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कुछ करके दिखाना है। अगर मैं इस जगह से भी पहले देख चुका हूँ, लोग निकल चुके हैं, कर चुके हैं, तो वो एक आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर आप का विलिंगनेस स्ट्रांग हो, यू हैव टू डू इट। तो खैर वापस आते हैं कि मैंने वहाँ से मैट्रिक 1996 में किया। गांव में तो मार्क्स अच्छे थे कंपेयर टू सिटी, वो अच्छे नहीं थे। तो वहाँ पे फिर मैंने इंजीनियरिंग, आपकी बात की तरफ आता हूँ, मेरे माइंड में यही था कि मैंने इंजीनियर बनना है। पेशावर आया तो आई हैड टू फेस सो मेनी डिफिकल्टीज, क्योंकि आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, क्योंकि गाइडेंस भी नहीं थी
क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा था गांव में, वहाँ किसी को इतनी चीज़ों का पता नहीं था। पेशावर में आया, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया डिफरेंट कॉलेजेस में, और मैंने सवाबी के किसी कॉलेज में अप्लाई भी नहीं किया कि वहाँ से मैं एफएससी कर पाऊँ। तो पेशावर में मुझे पता चला कि जिस दिन वो लगे हैं, रिजल्ट लिस्ट लगी है कि भाई मेरा तो नाम किसी भी कॉलेज में नहीं है, तो आई वाज शॉक्ड कि भाई स्कोर तो जो बाकी लोगों का है वो मुझसे कम है, उनको एडमिशन मिल गया, मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिला। तो पता चला कि मेरा डोमिसाइल पेशावर का नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए धचका था उस वक्त। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं रह गया, अब क्या करूं। किसी ने कहा यार तुम एलिमेंट्री कॉलेज में क्यों नहीं जाते। मैंने कहा ये एलिमेंट्री कॉलेज क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्राइमरी टीचर्स वगैरह जो होते हैं तो आप वो बन जाएं। मैंने कहा हाँ यार ये भी अच्छा है, कितनी सैलरी होती है, इतनी सैलरी होती है, गांव में भी जॉब होगी। मैंने कहा इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। एलिमेंट्री कॉलेज गया मैं, एलिमेंट्री कॉलेज में बात की, बल्कि वो भी सिफारिश पे गया, तो किसी ने बात की थी वहाँ प्रिंसिपल से। मैं प्रिंसिपल साहब से मिला, मैंने उनसे कहा कि ऐसे मैं एलिमेंट्री कॉलेज में एडमिशन लेने। उन्होंने कहा यार मार्क्स तुम्हारे बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह एडमिशन भी मिल जाएगा, लेकिन ये है कि हम 6 महीने बाद एडमिशन देते हैं, हमारा नॉर्मल उसकी तरह नहीं होता एफएससी और एफए की तरह, आप 6 महीने बाद आए। मैंने कहा सही है चले। मैंने कहा कम से कम साल जाया नहीं होगा कहीं, तो मुझे मतलब जगह मिल गई। घर वापस आया पेशावर में, मामू के साथ डिस्कस किया, तो मेरे मामू मुझे कह रहे हैं कि भाई मेरा एक एमएनए जानने वाला है, उनसे बात करते हैं, तुम्हारा इस्लामिया कॉलेज में हो जाएगा और वो भी क्रिकेट के कोटे पे हो जाएगा। मैंने कहा चलो। गए एमएनए साहब से मिलने, वो मिले ही नहीं हमसे। तो अब क्या करें। उन्होंने कहा भाई एमपीए साहब से मिलते हैं, एक और भी जानने वाला है, वो एक नेशनल पार्टी के थे, दूसरे पीपल्स पार्टी के। मैंने कहा चले उनकी तरफ भी चलते हैं। वहाँ एमपीए साहब की तरफ गए तो वहाँ मतलब हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, हर बंदे का अपना मसला है। वहां पे फिर एक बंदे मिले मेरे मामू से कि भाई तुम मतलब क्या उसके बारे में सोच रहे हो, इस्लामिया कॉलेज आजकल तो दौर कॉमर्स का है, तो कॉमर्स में कराओ इसे। मेरे मामू मेरे पास आए, कॉमर्स में जाना है। मैंने कहा अब ये क्या भला है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था कि भाई कॉमर्स कॉलेज, एलिमेंट्री की तरह मुझे ये भी नहीं था पता। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये भी एक चीज है, और ये जब तुम मतलब डीकॉम कर लो ना, उसके बाद कहीं पे जो है ना टाइपिंग सेंटर में और टाइप राइटर बन जाओगे, और स्टीरियो पता नहीं क्या वो जो उसका भी होता है कि शॉर्ट लैंग्वेज या जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मतलब ये कि आप कहीं पे एडमिन में लग जाओगे। बिल्कुल जी जी, तो वो मुझे नहीं था पता इन सारी चीजों का। मैंने कहा भाई अब क्या करना है, लेकिन मैंने एक चीज सुनी हुई थी, एक टीचर ने मुझे कहा था मैट्रिक में गांव में, उन्होंने कहा था देखो, मैंने उनसे कहा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जो भी करना है उसमें एक्सेल करो, अगर एक्सेल करोगे चाहे तुम पश्तो में भी मास्टर कर लो, लेकिन तुमने एक्सेल में अपने उस पर उबूर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वो चीज़ मेरे माइंड में थी। मैंने कहा अगर अब अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत कॉमर्स में ही लिख दी है और कॉमर्स में ही मैंने जाना है, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो गए थे, इवन एलिमेंट्री कॉलेज भी 6 महीने बाद था, तो मैंने कहा मैं कॉमर्स में चला जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है अभी के अभी चलते हैं। वहाँ से गए जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स है पेशावर, वहाँ गए, प्रिंसिपल साहब से मेरे मामू और उनके जो दोस्त थे वो मिले। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा भाई स्कोर तो इसका मतलब मार्क्स तो अच्छे हैं, एडमिशन में आ सकते हैं, लेकिन वही डोमिसाइल नहीं है, तो क्या क्या कर सकते हैं। मामू ने कहा ठीक है डोमिसाइल तो हम सबमिट करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। एनी हाउ डोमिसाइल की अरेंजमेंट हुई और वो उसी दिन करनी थी, सब कुछ उसी एक दिन में सारा कुछ करना था। तो वो डोमिसाइल जमा करवाया उधर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा एडमिशन हो गया कॉमर्स कॉलेज में। लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी कि भाई आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, और अभी मैं ना चाहते हुए भी कॉमर्स में आ गया हूँ। लेकिन जो मुझे सपोर्ट थी उस वक्त सबसे बड़ी, वो यही सोच थी कि भाई जिस चीज में भी हो वो उसमें एक्सेल करो, चाहे जो भी हो। अब मेरा आ गया इधर, तो मैंने इसमें आगे बढ़ना है। खैर कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट डे में टीचर ने, जो भी मुझे उनका भी नाम याद नहीं है, उन्होंने सबसे पहले बोर्ड पे लिखा वेलकम करने के बाद, दुआ सलाम के बाद उन्होंने लिखा सबसे टॉप पे लिखा सीए, उसके बाद लिखा एमबीए, उसके बाद लिखा बीबीए, उसके बाद लिखा डी कॉम आई कॉम जो भी उनका था। तो उन्होंने कहा था ये चीजें हैं जो कॉमर्स में टॉप पे आपका सीए है,
लेकिन उन्होंने उसके बाद जो बात की तो उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्होंने कहा बट दिस इज इम्पॉसिबल। और ये सीए पाकिस्तान में हमारी जो उस वक्त सोच थी 50 लोग या 60 लोग, जो 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 लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, लोगों को जो भी उनको इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा 50-60 लोग हैं। मैंने कहा भाई ये तो काट दो, एक्सेल करना चाह रहा हूँ लेकिन ये बहुत ही एक्सेल से थोड़े आगे की चीज है। मैंने कहा भाई ये तो काट दो। उसके बाद था एमबीए। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है, एमबीए पे फोकस करो। वहां से अल्हम्दुलिल्लाह डीकॉम किया। डीकॉम के बाद पेशावर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम बीबीए स्टार्ट हुआ था। तो जो भी वहां पे हमारे दोस्त थे, हम सब ने डिसाइड किया हम बीबीए में जाएंगे। और अराउंड 2000 स्टूडेंट्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने उस टेस्ट में अपेयर किया। और देयर वाज दे हैड टू सेलेक्ट ओनली 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स के लिए 2000 तकरीबन लड़कों ने टेस्ट दिया। और काफी मतलब बड़े एरिया पे वो टेस्ट हुआ था, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पास किया, मतलब स्कोर काफी अच्छा आया उसमें। लेकिन उनका एक फार्मूला था कि आपका मैट्रिक के का स्कोर, आपके एफएससी का, और आपको पता है कि कॉमर्स में एज कम्पेयर टू एफएससी अगर आप टॉप भी कर दें तो भी आपके परसेंटेज 60-70% आता है, और एफएससी में आप 90% तक जा सकते हैं। वो जो भी फार्मूला था उनका, उसमें मैं वो टॉप 40 में नहीं आया। तो मैं वहां से आया और मैंने एक शेर कहा, जो मैंने कहा ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। वापस हॉस्टल आया। मैंने कहा भाई अब बीकॉम पे कंसंट्रेट करते हैं, क्या करें और तो कुछ नहीं है। एनी हाउ ये 1-2 दिन गुजरे थे कि एक लड़का मुझे मिलने आया, हॉस्टल में ही था, सीनियर था मेरा। उसने मुझे कहा कि इमरान तुम सीए क्यों नहीं करते। मैंने कहा भाई सीए, तुम उस वक्त तक पता चल गया था सीए क्या है, और वो खुद 7 दफा फेल हो चुका था एंट्री टेस्ट में सीए के। मैंने कहा तुम जैसा बंदा मुझे ये कह रहा है कि सीए करो। कहता है इमरान मैं अपने आप को भी जानता हूँ, मैं तुम्हें भी जानता हूँ। अगर तुमने ये बीबीए के टेस्ट में, और उस बीबीए के टेस्ट में कॉमर्स में से जो मेरे जानने वाले थे, टोटल प्रोविंस में जो टॉप 5 लड़के थे वो मेरे दोस्त थे, यानी मैं तीसरे चौथे नंबर पे था। बाकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए थे वो मेरे रूममेट ही थे, जिन्होंने प्रोविंस टॉप किया था कॉमर्स में। वो सारे वो उस टेस्ट में फेल हो गए थे, सिर्फ मैंने पास किया था। उसने कहा मैं अपने आप को भी जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ, तुम दे दो टेस्ट। एनी हाउ 750 या 735 रुपये फीस थी उस वक्त उसकी। तो मैंने कहा यार मैं तो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने बीबीए में नहीं निकला, यहाँ पे मैं दे दूँ 750 रुपये तो मेरे ज़ाया हो जाएंगे ना। ये मैं बात कर रहा हूँ 1998 की, तो उस वक्त 750 रुपये बहुत ज़्यादा था। एनी हाउ मैं गाँव गया, अम्मी से बात की, तो अम्मी ने कहा बेटा देखो, तुम समझो कि तुमने ये पैसे मुझसे लिए, और तुमने ये हमारे घर के अंदर से ही छोटा सा एक साफ पानी का नाला गुजरता था, तो उसमें मम्मी कह रहे हैं तुमने पैसे मुझसे लिए और इसमें फेंक दिए, ये समझो बस, गो अहेड। दिल नहीं था लेकिन कर दिया। मैंने कहा ठीक है। वो मैंने जाके वहाँ पे एग्जाम टेस्ट दिया, तैयारी की। और कॉमर्स कॉलेज के जो टीचर हैं मेरे, माशाल्लाह उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे प्रिपरेशन में। मसरूर साहब ने स्पेशली मैथ्स में बड़ी हेल्प करवाई मुझे। तो टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद मैं कंफर्म हो गया, क्योंकि जैसे पता है आपको आई कैप के टेस्ट जिस तरह के होते हैं कि भाई मैं तो पास नहीं कर सकता। वापस आया, बीकॉम की स्टडी स्टार्ट कर दी। अब एक दिन मुझे फ़ोन आया हॉस्टल के फ़ोन पे, तो एक बंदा मुझे इंग्लिश में कह रहा है कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पीपीटी का टेस्ट दिया था, आप पास हो गए हैं, और ही इज टॉकिंग, और मुझे समझ नहीं पड़ रही। मैंने कहा भाई साहब क्या कह रहे हैं आप। उसको समझ चल गई कि भाई इसको कुछ पता नहीं। कहता है भाई सीए का टेस्ट दिया था। मैंने कहा जी दिया था। कहते हैं उसमें आप पास हो गए हैं। मैंने कहा ऐसे बोले ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से फिर अब सीए स्टार्ट किया, लेकिन वो सोच नहीं बदली। जो मैं एक्चुअली फोकस करना चाहता हूँ ना डिस्कशन पे, जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, वो ये है कि वो सोच सीए ज्वाइन करने के बाद भी, मैंने एलिमेंट्री या पीपीटी टेस्ट पास करने के बाद भी मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मैं सीए बन सकता हूँ। अब मैंने सीए इसलिए ज्वाइन किया कि आई हैड बीकॉम। मैं नहीं कहना चाह रहा था लोगों को कि मैं बीकॉम करूं, बीकॉम है क्या, ये मेरी एक सोच थी। तो मैं सीए कर रहा हूँ, मैं सीए कर रहा हूँ, कम से कम लोगों को बता सकता हूँ कि मैं सीए कर रहा हूँ। ओनली फॉर दिस थिंग मैंने उस वक्त ज्वाइन किया कि भाई चलो
सीए ज्वाइन कर लेते हैं, कम से कम कोई पूछेगा तो बताऊंगा सीए कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ये भी बताऊंगा। लेकिन ये है कि भाई कोई इंटेंशन नहीं थी कि भाई मैंने करना ही करना है, क्योंकि जो माइंडसेट बना होता है ना कि दिस इज इम्पॉसिबल, पाकिस्तान में 40-50 लोग हैं एंड टॉप ऑफ इट इस रीजन से पास नहीं करते, वो सारी चीजें जो माइंड में थी, मैंने कहा नहीं भाई ये कम से कम मेरे बस का काम नहीं है। चलो एटलीस्ट ये है कि भाई मैं लोगों को एक प्राउड फील करूंगा जब बताऊंगा कि मैं पेशावर में हूँ। गांव में जाऊंगा तो बताऊंगा एटलीस्ट मैं पेशावर में सीए कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे चलो कोई अच्छी चीज कर रहा है, कोई चीज होगी, बीकॉम को तो कोई कुछ समझता भी नहीं है। तो ये Anyhow, इमरान साहब आपकी कहानी का, मेरी कहानी मेरी जुबानी का पहला हिस्सा था कि जिसमें जो मैं समझाऊं और बच्चों के लिए मैं उसको सम अप कर रहा हूँ कि इमरान साहब हादसाती तौर पर सीए में दाखिल हुए और उससे पहले जो था वो एक उस्ताद जो थे इनको मिले, उन्होंने जब सीए टॉप पे लिखा तो इमरान साहब के ज़हन में आया कि सितारों पर कमंद डालनी है, और उससे पहले नीचे जो घर की खिड़कियों में और दीवारों पे जो बल्ब लगे हुए हैं, जो बीबीए और एमबीए और इस तरह की चीजें नजर आती हैं, तो उन्होंने कहा ये एक्सेसिबल है, रीच में है, पता भी है कि यहाँ तक चले जाएंगे, पहले इसको ट्राई कर ले। लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था, अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि आपने सितारों पर कमंड डालनी है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो इनकी वालदा मोहतरमा का था कि जिन्होंने इनको हौसला दिया। जो पेरेंट्स का रोल है वो शायद सबसे अहम आ जाता है कि जिन्होंने कहा कि अपने वो सारे उन घर के हालात के बावजूद जो उन्होंने बैकग्राउंड बताई कि ये पैसे लो और ये घर के अंदर से जो नाली गुजर रही है सब जो इसे फेंक दिए, नहीं कि तुमने परेशान नहीं होना, अगर ये पैसे ज़ाया भी हो जाएं तो ये एक बैकअप सपोर्ट जो फैमिली की तरफ से थी। ये दूसरा फैक्टर था कि तुम गो एहेड, सितारों तक पहुंचना है, तुमने कमंद डालनी है। तो अब ये कमंद लेके इमरान साहब जो है ना वो सीए तक पहुंच गए। अब आगे की कहानी सुनते हैं कि सितारों तक पहुंचने का अगला रास्ता क्या है। जी इमरान साहब। जी, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया इसको। और डेफिनेटली जब तक देखें वालिदैन का अगर आप पे एतमाद नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो वालिदैन के लिए भी एक है, लेकिन वो एतमाद भी आपको जीतना पड़ता है। मतलब ये है कि उनको भी पता होता है कि भाई अगर आप सीरियस हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे। और बल्कि मेरा तो यहाँ तक होता था कि लोगों का मैंने सुना है कि भाई अगर वो फेल हो जाते हैं तो डांट पड़ती है। मेरे तो अम्मी मुझे कहती थी कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, दोबारा कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब वो एक सपोर्ट बहुत बड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जो चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि भाई मैंने सीए तो ज्वाइन किया, कोई इंटेंशन सीए करने की नहीं थी, कोई अपने ऊपर एतमाद नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या अगर थी तो गलत इन्फॉर्मेशन थी सीए के बारे में। मैं आपको 4 टर्निंग पॉइंट्स बताऊंगा कि वो जो 4 टर्निंग पॉइंट्स कौन से थे जिसके बाद मुझे ये यकीन हुआ कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद करके दिखाया। तो जब मैंने सीए ज्वाइन किया तो मैं सीए के कॉलेज में गया पेशावर में, तो वहां पे जैसे ही मैं एंटर हुआ वहां सामने लिखा हुआ था आई कैन आई विल। जब वो मैंने पढ़ा तो अभी तक मुझे वो लम्हा याद है कि जो मुझे फील आई कि भाई व्हाई नॉट मी, आई कैन आई विल। जो 50 लोग भी हैं सपोज जिन्होंने सीए किया है तो दे वर ह्यूमन, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये एक चीज मेरे माइंड में आई। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया पेशावर में ही, लेकिन कुछ दोस्तों ने फिर ये डिसाइड किया कि हमें लाहौर जाना चाहिए। और वहाँ पे कुछ जो इनिशियल रिसर्च हुई उससे ये पता चला कि पैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, क्योंकि कराची में बहुत सारा कॉलेजेस थे लेकिन कराची वाज वेरी फार अवे। तो बेस्ट जो नियरेस्ट अवेलेबल था ऑप्शन हमारे पास वो पैक का ही था, और पैक वाज कंसिडर्ड बेस्ट इन दैट रीजन। तो अब जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं आप लोगों की तो खुशकिस्मती है कि चले इस्लामाबाद में भी पैक है, आप जा सकते हैं। यू आर स्टिल विल बी नियर टू योर फैमिली मेम्बर्स, आप वीकेंड पे आ जा सकते हैं। लेकिन लाहौर उस टाइम वो भी नहीं था, मैं ये बात कर रहा हूँ 98 की 99 की, तो उस वक्त तो ये मोटरवे वगैरह भी नहीं था। ये बाद में खुला है, तो बहुत टाइम लगता था हमें लाहौर जाने में और वहाँ पहुँचने में भी। तो एनी हाउ डिसाइड किया लाहौर जाने का, पैक ज्वाइन किया। तो पहले दिन जो जाफर साहब ने बात की, ये टर्निंग पॉइंट नंबर 2 है। अब जाफर साहब ने कहा
कि हमारे लड़के जो पास नहीं होते या जिनमें जो मोटिवेटेड नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि वो उन लोगों से मिलते हैं जो खुद फेल हो चुके हैं। वो ये कहते हैं, अगर आप एक बंदे के पास जाओगे कि भाई आपने देखें 10 साल गुजारे हैं सीए में, आपसे सीए एंटर भी नहीं हुआ, तो आप बताएं मतलब क्या ऐसा था? तो कहते हैं कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई कर सकते हो तुम, ये चीज़ें यूँ हैं। मोस्टली 80% टाइम ये होता है कि वो जब अपने आप का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रगल बता रहे होते हैं, जो उन्होंने मेहनत बकौल उनकी की होती है, तो वो आपको मोटिवेशन की बजाय डीमोटिवेट कर देता है। तो उन्होंने कहा आप ऐसे लोगों से मिलो कि जो पास हो चुके हों, आप उनसे उनसे जाके मिलो, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि वो स्टडी कैसे करते थे, आप फॉलो करो। एनी हाउ, यहाँ तक हुआ कि जब FE1 उस वक्त, अभी के जो AFC है, उस वक्त FE1 होता था और फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर देने होते थे, स्प्लिट नहीं कर सकते थे। वो कुछ लड़कों ने लाहौर में पास किया था, हमें पता चला। हम रात को 11 बजे उनकी तरफ पहुंचे, खालिद भी मेरे साथ था उस वक्त। तो हम गए उनसे मिलने, और हम उनकी तरफ मतलब यूं देख रहे थे जैसे कोई किसी और दुनिया की मखलूक हो। भाई FE1 पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत बड़ी बात है। तो उनसे हम जाके मिले और उनसे मतलब हमने काफ़ी उनकी खातिर मदारत की और उनसे कहा भाई आप बताएं कैसे पास किया आपने, कैसे पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करते थे। तो उनसे पूरा पूछा। तो ये है कि आप उन लोगों से मिलो जो पास हो चुके हो, तो आपको मोटिवेशन होगी, और एक दो नहीं है, बहुत ज्यादा है जो पास कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक टर्निंग पॉइंट नंबर 2 था वहां पे लाहौर में। फिर हमें पता चला कि भाई पास हो जाता है, पासिंग परसेंटेज भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा थी। फिर जो तीसरा पॉइंट था, अब जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद मैं जब हॉस्टल में गया, तो मैंने कहा कि यार देखते हैं पास्ट पेपर्स, देखते हैं कि आता क्या है सीए में, मतलब ये जो इम्पॉसिबल है तो ये आखिर है क्या चीज़। जब मैंने पैक के अपने सॉल्व पेपर्स होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किए होते हैं, बड़े आसान तरीके से, बहुत ज़बरदस्त, वो मैंने उठाए। वहां से जब मैं सॉल्व करने लगा तो मुझे पता चला कि भाई दीज आर डूएबल। जो मेरी अभी तक सोच थी कि भाई ये हो ही नहीं सकता, और पता नहीं, मैंने कहा यार ये तो आम से मैथ्स के क्वेश्चन हैं। मैं मैथ्स का, मुझे अभी तक याद है कि जब मैथ्स के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए, तो वहां से एक और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई मैं कर सकता हूँ। तो ये टर्निंग पॉइंट नंबर 3 था कि जो एक डर था वो कम हो गया। फिर उसके बाद लाहौर में मैं बहुत सारे पठान भाइयों से, या आप कह सकते हैं कि मेरे रीजन के KPK साइड के लोगों से मिला, जिन्होंने FE1 FE2 किया हुआ था, और उन्होंने कहा कि भाई वी पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने कहा भाई ये जो सोच है कि हमारा ICAP का हमारे साथ कोई जाती दुश्मनी है और हमें पास नहीं करता, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है ही नहीं। दिस ऑल डिपेंड्स व्हाट यू राइट इन द पेपर्स। अगर आपने पेपर सही लिखे, आपने मेहनत की हुई है, तो व्हाई शुड ICAP डू दिस टू यू। तो वो जो सोच थी ना, जो आई डोंट नो अभी क्या हालात हैं, लेकिन उस वक्त जब हमने ज्वाइन किया था, तो ये एक ज्यादा सोच थी। और एक आपको साइकोलॉजिकली देखें, आप कोई भी काम करना हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड में ये चीज भी आ रही हो कि भाई ICAP भी, आप मेहनत भी कर लो, ICAP आपको पास नहीं कर रहा, तो क्या कर लोगे। तो वो एक जो सोच थी वो गायब हो गई। तो ये 4 टर्निंग पॉइंट्स थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो करना ही करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस सेक्शन में पैक के में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर्स में था, जो इंटरनल एग्जाम्स पैक के बहुत अच्छे होते हैं। फिर वहाँ से मैंने CA एंटर किया पैक से। लेकिन जो FE2 था मेरा, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि पिशावर में हमने सेंटर रखा हुआ था, लेकिन हमें बुलाया गया फिर लाहौर, और रात को हमने ट्रेवल किया। खालिद भी साथ था मेरे, हम दोनों ने रात को ट्रेवल किया। एनी हाउ, खालिद के सारे पेपर पास हो गए, मेरे 1 या 2 में जो है ना E आया था, और 3 पेपर में फिर भी मेरा B ग्रेड आया था उसमें, लेकिन वो मैं पास नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे पेपर मैंने पास कर दिए थे। अच्छा, एक मैं यहाँ पे पॉज दोबारा ले रहा हूँ। अभी जो दूसरा हिस्सा आया, इसमें वो सितारों पर कमन डालनी थी, तो तय ये हुआ कि चांद पे जाना है। और वो 4 बातें जो बताई इमरान साहब ने, तो चांद गाड़ी का पहले मुआयना करने की जरूरत होती है कि चांद गाड़ी कौन सी दस्तयाब है। तो वो एक अच्छा इदारा जो है और एक अच्छा टीचर जो है
वो आपको मिल जाए तो वो चांद गाड़ी है। दूसरा जो आपने ये देखना है कि वो क्या चीजें हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल्स क्या हैं, वो पास पेपर्स की सूरत में वो आपके पास अंदाजा हो जाता है कि आप क्या चीज अचीव कर सकते हैं, आपके लिए अचीवेबल है या नहीं। और सबसे अहम बात जो इन्होंने बताई वो कैन डू अप्रोच है। आप ये ना सोचें कि जी ये तो मुझसे होगा ही नहीं, अगर ये खौफ और खदशा है फिर तो आप नहीं कर सकेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि ये हो सकता है, आप आसपास लोगों से मिलें, वो आपको नजर आएगा वो आप ही की तरह के लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंट पास में अचीवमेंट की है, तो उससे आपको मोटिवेशन भी बूस्ट होता है और आपके अंदर ये सोच भी आती है कि यस इट्स डूएबल, एक कैन डू अप्रोच है। ये अब दूसरे हिस्से की तरफ आए, अब तीसरा हिस्सा गालबन उस तरफ जा रहा है जिसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ज्यादा इमरान साहब हाईलाइट करें फेलियर्स। इसमें जो मेरा भी तजर्बा है कि सीए में मोस्ट सीरियस बच्चे, संजीदा मजाज बच्चे आते हैं, शोखे नहीं आते। तो अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी इससे पहले नाकामी का लफ्ज भी नहीं सुना होता। जैसे आपने अपना भी बताया कि अगर से आप शबाबी के दूर दराज गांव से थे लेकिन 12 टॉपर थे आप, तो वो बच्चे जो कैन डू अप्रोच के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो फेलियर का लफ्ज साथ अटैच हो जाता है, और आपने अपने एक दोस्त के बारे में बताया कि खालिद साहब वो पास हो गए, मैं फेल हो गया, वो फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करें, वो सदमा, और उसको कैसे ओवरकम किया कि दोबारा से आप वो चांद गाड़ी की तरफ रवाना हो गए, उस पर जरा। देखिए ये नो डाउट कि ये फेल होने का सदमा स्पेशली उन लोगों के लिए जो कभी फेल किया, कि जिनके मैं कहता हूँ कि 80% और 90% मार्क्स भी कम नहीं आए, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। लेकिन ये एक माइंडसेट आई कैप में आपका डिफरेंट होना चाहिए। वो ये है कि भाई आई कैप आपको एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पे एक मास्टर की या पाकिस्तान की एक क्रीम जा रही है, जो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे, अगर आप हमारे इस वक्त पैक के मेंबर्स, आई कैप के मेंबर्स देखें तो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, और उनको मुल्क की इकोनॉमी चलाने में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ा किरदार है। तो मतलब वो आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो वो आई कैप आपको ऐसे नहीं जाने देगा। तो डेफिनेटली आपको, कहते हैं गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो वो गिरना तो है, लेकिन गिरने के बाद संभलना जो है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। एनी हाउ, जब मैं पास नहीं कर पाया उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा दुख था, बल्कि यहाँ तक था कि मैंने आई कैप को लिखा कि भाई ये आप मेरी जो है ना इसका रिकैलकुलेशन करें, रीमार्किंग करें, मतलब मैं फेल नहीं हो सकता। और उसी कुछ स्पेसिफिक फीस भी थी। मैंने कहा भाई माय फाइनेंशियल कंडीशंस डू नॉट अलाउ मी टू पे यू दैट फीस, तो आप इसको कुछ प्लीज रिकंसिडर करें। आई कैप वाज फेयर इनफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि उन्होंने मुझे मतलब, और गुड इनफ कि भाई उन्होंने मुझे वापस लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि भाई हमने रीमार्किंग की आपकी, और बट द रिजल्ट इज द सेम, कोई फर्क नहीं है। और फिर उन्होंने पूरा मतलब काफी 2-3 पेजेस का था कि भाई हमारा प्रोसेस क्या है मार्किंग का और हम कैसे मार्किंग करते हैं, वो सारा कुछ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो दुख की बात इतनी थी कि भाई मैं एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था कि मैं फेल हो गया हूँ। आई कैप ने भी रिस्पॉन्स किया। फिर मैं कुछ मुझे याद है एक रिलेटिव से मिला, तो कहते हैं क्या चल रहा है इमरान। मैंने कहा बस तकरीबन जिंदगी खत्म हो गई है। कहते हैं क्या मतलब। मैंने कहा ऐसे मैंने इतनी मेहनत की थी, दिन रात मेहनत की थी और फेल हो गया हूँ। तो गांव में था मैं उस वक्त, तो गांव में आए हुए थे, दूर के रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने कहा भाई तो नेक्स्ट में पास कर लोगे, मतलब बहुत ही कैजुअल तरीके से, तो नेक्स्ट में पास कर लोगे। तो एक्सक्यूज मी, तो मैंने कहा कितने इजी तरीके से कह रहे हैं, 6 पेपर, क्योंकि हमारा तो आप तो चलें, आपका ये होता है कि भाई एक एक पेपर दे दो, आपने सारे वहां तो एक साथ देने होते। एक में भी ई आया तो फुल फेल, जो मेरे साथ हुआ था। हालांकि 3 में बी ग्रेड भी आया था। उस वक्त मार्क्स नहीं होते थे। बी ग्रेड वाज सपोज टू बी बिग अचीवमेंट। सी पे पास होता था और बी मतलब यू आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो और वो भी जो जिसमें बी आया था वो भी पेपर फेल, क्योंकि अगर आपके एक में ही आ गया सारे फेल। तो मैंने कहा कितनी आसानी से कह दिया इन्होंने नेक्स्ट में कर लोगे। एनी हाउ, वो हफ्ता 1.5 हफ्ता जब गुजरा, जब मैंने थोड़ा सा रिकवर किया, तो मैंने कहा भाई जो जिन्होंने किया है वो भी तो मेरे साथ ही पढ़ते थे। हम साथ, क्योंकि मैं और खालिद साथ ही थे एक हॉस्टल में पेशावर में। वहाँ पे रात को हमें
इंफॉर्मेशन आई कि भाई आप पेशावर से अपेयर नहीं हो सकते, आपने लाहौर से अपेयर होना है, और सुबह पेपर था और हम उसी रात को लाहौर के लिए निकले और वही पेपर में मेरा आ गया था। तो मैंने कहा उन्होंने भी तो किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई की और नेक्स्ट अटेम्प्ट में सारे के सारे पेपर निकाल दिए और सारे पास हो गए। तो अब ये है कि यहाँ पे जो मोहसिन साहब वाली बात कि भाई हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप कहें कि भाई मैं कर सकता हूँ तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आपको खुद पे एतमाद नहीं है तो फिर बात थोड़ी जो डेफिनेटली आपके हाथ से निकल जाएगी। एनी हाउ वो करने के बाद जब इसमें इमरान साहब मैं चाहूंगा ये जो ये हिम्मत नहीं एंटर कर हारनी लिया। ना, इसको आप जरा, हमारी जो बहुत बड़ी ऑडियंस है वो मोहसिन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने कहा आपने जो लफ्ज बोला ना हिम्मत नहीं हारनी, तो इसमें हमारी एक अच्छी ऑडियंस केपीके से भी है, तो आप इसको जरा पश्तो में भी बताएं कि हिम्मत नहीं हारनी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप हमारे पश्तो स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए। मुझे आवाज नहीं आ रही शायद। अब्दुल राफी साहब आपको आ रही है आवाज? जी सर मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही? अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जी आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही शायद। मुझे अच्छा, अभी एक मैसेज आया है, किसी ने लिखा है हिम्मत नहीं हारनी पश्तो में बता दें। तो हिम्मत बने वेले कार से कीगी और जी हिम्मत ही न अल्लाह ताला ब मदद की इंशाल्लाह। तो एक्चुअली बात जो इस वक्त हो रही है वो यही है कि भाई हर एक जो स्टूडेंट है सीए का, उनके माइंड में वही होता है कि भाई अगर मैं नहीं कर पाया तो देखें, ना कर पाना फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट लगेंगे आपको, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। उसके बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं एंड में बताऊंगा कि भाई हम में से कितनों ने किया है। हमने जो स्टार्ट किया था जितने लड़कों ने, मतलब मैं आपको पासिंग परसेंटेज बताऊंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह यू विल बी मोटिवेटेड। एनी हाउ वहां से फिर हमने आर्टिकलशिप ज्वाइन की। आर्टिकलशिप में भी ये था कि वो भी बड़ी मुश्किल से मिली उस वक्त की अपनी जो प्रॉब्लम्स थी। तो आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे ये था कि भाई आपने पूरा दिन ऑफिस का काम करना है। लाइक उसमें कोई फ़र्क नहीं है अगर आप एम्प्लॉई हैं या आप स्टूडेंट हैं, काम करना ही करना होता है। और फिर जब आप फर्स्ट टाइम ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो आपको थोड़ी तकालीफ ज़्यादा होती हैं, स्पेशली अगर जिसको कंप्यूटर नहीं आती। कि मेरे जैसे बंदा जिसने कंप्यूटर देखा ही फर्स्ट टाइम जब मैं थर्ड ईयर में था बीकॉम, जब मेरा बीबीए में नहीं हुआ और मैंने स्टार्ट किया बीकॉम के भाई अब तो मैंने बीकॉम ही करना है। तो अच्छा, एक चीज़ जो मैं बीच में भूल गया था एक्चुअली, जब मैंने सीए स्टार्ट किया था और मैंने कहा कि मैंने सीए सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था कि भाई मेरे पास कुछ हो लोगों को बताने के लिए कि भाई मैं सीए कर रहा हूँ, तो मैंने बीकॉम छोड़ा नहीं था क्योंकि मुझे ये कंफर्म था कि मैं सीए तो कर नहीं सकता, तो बीकॉम छोड़ दूंगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो वो बीकॉम मैं करता रहा साथ में, लेकिन जब मैंने वो कहा ना कि टर्निंग पॉइंट नंबर 1 आई कैन आई विल, उसी दिन मैंने डिसाइड कर दिया कि भाई बीकॉम तो बस बिल्कुल छोड़। क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने ऊपर और आपने दो चीजों को साथ रखा होगा तो इसका मतलब ये है कि स्टिल यू आर नॉट श्योर। तो मैंने पहला स्टेप तो ये लिया एक्सट्रीम कि भाई बीकॉम तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो करना ही नहीं है, बस अब यहाँ कंसंट्रेट करना है। अब तो मतलब कश्तियां जला दी, देखा जाएगा जो भी होगा, देयर इज नो वे बैक, वापस तो जाना ही नहीं है बीकॉम की तरफ। तो वो एक चीज जो मैं आपको बताना उस वक्त भूल गया था कि मैंने बीकॉम जैसे ही पढ़ा आई कैन आई विल, मैंने बीकॉम को बिल्कुल ही खैर बात कह दिया। एनी हाउ जब फर्म में ये है कि फर्म में भी मुझे थोड़ा सा इशू था कंप्यूटर का। कंप्यूटर मैंने फर्स्ट टाइम देखा ही थर्ड ईयर में था कि ये भी कुछ चीज़ होती है। तो अब ये है कि अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे कुछ और चीज़ पे काम करना है तो आप ऑफिस में, तो आपको ज़रूरत है कंप्यूटर की। तो मैं करता क्या था कि सपोज 8 बजे टाइम है ऑफिस का, तो मैं वहाँ पहुँच जाता था 6 बजे या 5:30 बजे। ये 2.5 घंटा जो मेरा एक्स्ट्रा है, ताकि मेरे सीनियर को ये पता ना चले कि भाई इसको तो बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो मैं उस दौरान वो जो अपनी लेगिंग है या जो जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ उसको मैं रिकवर कर लूँ। तो मैं वहाँ जाके वो कंप्यूटर भी सीखता था, सारा कुछ करता था, टाइपिंग जो मुझे करनी होती थी सब कुछ।
ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा और सीनियर को पता नहीं चले, तो वो मैं उसके लिए करता था। तो मेरे एक चीज़ वहाँ पे, तो ये भी आपको देखें अपने आप को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि आपने जब फर्म में जाएं तो डबल चीज़ें हो जाती हैं कि आपने वहाँ भी काम करना है और आपने सीनियर्स को भी खुश रखना है, आपने स्टडी भी रखनी है साथ साथ में। तो वो दोनों चीज़ें करने के लिए आपको मैनेज करना होता है और इट्स मैनेजेबल। अगर आप में विलिंगनेस हो, यू वांट टू एक्सेल, तो बिल्कुल मैनेज हो जाता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। खैर उसके बाद आर्टिकलशिप वहाँ से की। आर्टिकलशिप में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे पेपर निकल गए, एक पेपर रह गया। अब जो, और ये भी सारे पेपर फर्स्ट रन में नहीं निकले, मतलब ये है कि टाइम लगा, लेकिन आर्टिकलशिप हमारी 4-4.5 साल की थी उस वक्त। अगर आप छुट्टियों सब कुछ मिलाएं तो 4.5 साल बनते हैं। तो आर्टिकलशिप में मेरे सारे पेपर निकल गए, एक पेपर रह गया। मैंने आर्टिकलशिप ख़त्म की थी मई 2006 में। वो ख़त्म करके मैं फिर दुबई आया। यहाँ पे मैंने अर्नस्ट एंड यंग ज्वाइन की अबू धाबी में, और मेरा जो लास्ट पेपर था वो दिसंबर 2007 में जाके मैंने क्वालिफाई किया। तकरीबन मुझे 1.5 साल लग गया सिर्फ एक पेपर पास करने में। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पास किया था। तो ये है कि ये चीज़ें होती हैं, मतलब अब एक पेपर रह गया, सब कुछ हो गया। आपको जो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ भी आपको पता है कि जो मेरा प्रमोशंस हैं सब कुछ एक ही इस क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन उसमें भी 1.5 साल लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया। बल्कि मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो मेरे साथ EY में थे, कराची से, उनको 5-5 साल लग गए उस एक पेपर करने में, साथ में जॉब भी करते रहे, और जॉब भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि भाई हो जाता है एंड ऑफ द डे, अगर आप हिम्मत करें तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 2007 में क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद चूँकि मैं इंटरनल ऑडिट में था यहाँ EY में, तो यहाँ पे स्कोप उसका ज़्यादा था, CIA का सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, जो कि US की डिग्री है। तो उसी साल फिर मैंने वो डिग्री भी ली। उसके लिए CA की वजह से मुझे उसके लिए स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुश्किल से हफ्ता एक स्टडी की होगी, 4 पेपर होते हैं उसके, वो सारे निकाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था मेरा CA बनने का जो पूरा वो डिस्कशन थी, वो मैंने आपके साथ की। उसमें वही है कि मैंने ज़्यादा तो उस पर एम्फेसाइज नहीं किया कि कहाँ कहाँ में कितना कितना फेल हुआ और क्या फिर हमने किया, लेकिन एक जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो आपकी कंपनी बहुत काउंट करती है कि भाई आप रह किसके साथ रहें और आपने अपना एनवायरनमेंट क्या रखा हुआ है। हमारी जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी वो ये थी कि हम जो दोस्त थे वो सारे पढ़ने वाले, और ये है कि दूर गांव से आए हुए सब में एक जुस्तजू थी कि हमने करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल के स्टडी करते थे और कंपटीशन होता था बाकायदा। मेरा और खालिद का तो ये था कि कभी उसके पेपर ज़्यादा निकले, कभी मेरे ज़्यादा निकले, एक दूसरे आगे पीछे बढ़ते रहते थे, और वो कंपटीशन था, विच इज़ हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर। तो आपस में एक कंपटीशन था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे दोस्तों ने क्वालिफाई किया, बहुत सारों ने, और जिन्होंने नहीं भी किया तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर आल्सो ऑन अ वेरी गुड पोजीशन करंटली। जो हम साथ रहते थे, तो मुझे कोई ऐसा दोस्त याद नहीं है कि जिसने CA ज्वाइन किया हो और उसके बाद छोड़ दिया और अभी मुझे पता चला कि भाई उसने जाके कहीं से MBA BBA ये चीज़ें की हैं। नहीं, सब के सब CA के साथ रहे। अगर 1-2 पेपर क्लियर नहीं भी हुए या कुछ फाइनल तक नहीं पहुंचे उन्होंने, दे गेव अप इन द एंड, बट स्टिल दे गेव अप बिकॉज दे आर ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, ऑल ऑफ देम। कुछ सऊदीया में हैं, कुछ मेरे साथ यहाँ पे हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, फैले हुए हैं हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह, और सब के सब ने क्वालिफाई किया। मेरा ख्याल है कि अगर मैं रेशो में लाऊं तो 70-30% है, यानी हम जितने सपोज 10 दोस्त थे तो 7 ने क्वालिफाई किया, 3 ने नहीं किया, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अगर एक ग्रुप में से ये परसेंटेज आ रही है तो फिर ओवरऑल स्टूडेंट्स को मेरा नहीं ख्याल घबराने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हो जाएगा। इमरान साहब शुक्रिया। एक चीज और बता दीजिए इसमें कि जो हम अपने जमाने की बात करते हैं वो एक मोटरवे नहीं थी और एक और तरह की जिंदगी में हम थे। आज के जो बच्चे हैं वो साई-फाई बच्चे हैं, डिजिटल एज के बच्चे हैं,
और अगर आपकी तरफ से कोई 3 बातें बतानी हो, 3 नसीहतें करनी हो उन बच्चों को कि कैसे ये सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो 3 मुझे नसीहतें लग क्या रहा है होगी? मोहसिन साहब कि मेरी तरफ शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं शायद जी, ये राफ़ी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राफ़ी, अगर आप दोहरा दें। इन राइटिंग क्वेश्चंस की आंसर दे पाऊंगा। जी, मुझे पता नहीं मुझे आवाज आवाज़ आ क्यों रही नहीं है। आ रही, कुछ तो मैं साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा करूं? ठीक है, मुझे 2 मिनट दें, मैं 2 मिनट दें, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा करता हूं इंशाल्लाह। जी, इस दौरान हम जारी रखते हैं, बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है अभी। आप बच्चे भी अगर कोई और क्वेश्चन इसमें लिख सकें, तो इमरान साहब का जो वक्त है हम उसको ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो आप लोगों के भी सवालात हैं ज़हन में अपने करियर से मुतल्लिक, अपनी एजुकेशन से मुतल्लिक, वो ज़रूर करें। तो इस मौके पे मैं बच्चों को भी एड्रेस करना चाहूँगा। जो पेरेंट्स का रोल है वो बहुत अहम होता है, और खास तौर पे जब फेलियर आ जाती है इस फील्ड के अंदर, और वो यकीनन हर एक के साथ आती है। जी, तो जी, आप वहाँ सही। पे हमारी तरफ से जो अरेंजमेंट है वो राफे साहब हैं, फारूक साहब हैं यहाँ पे, जो खास तौर पर इस चीज़ के लिए मौजूद हैं कि बच्चों के वालिदैन के साथ किस तरह का रब्त रखें, बच्चों के वालिदैन को कैसे एजुकेट करें कि वो बच्चों को मोटिवेट करते रहें। जी इमरान साहब, शुक्रिया, वापस आ गए। मैं चाह रहा था कि आप 3 टिप्स दें उन बच्चों को जो डिजिटल एज के बच्चे हैं। हर वक्त वो मोबाइल फोन के साथ लगे होते हैं और उस दौरान पढ़ भी रहे होते हैं। तो 3 ऐसी चीजें आप बताएं कि जिससे इनकी कामयाबी का रास्ता ज्यादा आसान हो सकता है। आप अपने तजर्बे की रोशनी। देखें, हर एक टाइम पे जो एक जनरेशन होती है उसकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसके बगैर वो रह नहीं सकते। ठीक है, जब सपोज मैं अगर बात करता हूँ अपने एज की 1990s की, उस वक्त अगर आप देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी अगर खानदान में कहीं पे शादी है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको मतलब उसकी प्लानिंग हफ्ता 2 हफ्ता पहले से शुरू हो जाती थी, उसके बाद भी दोस्तों यारों के साथ गपशप लगाना है, सारा कुछ करना, तो वो एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी हमारे लिए। तो वी गेव अप ऑन दोस थिंग्स, क्योंकि आपके सामने एक अगर एक मकसद है, आप उस मकसद को अगर सामने रखते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी सही इस्तेमाल के लिए मोबाइल को रख रहे हैं, आपने स्टडीज़ के लिए रखना है, आपने अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए रखना है, दैट इज़ अनअवॉइडेबल, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ अगर कोई भी चीज़ आपका टाइम पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक दफा आपने अपना पर्पस अचीव कर लिया तो फिर आपके पास टाइम है, फिर आप मोबाइल से भी खेल सकते हैं, और अगर कुछ और आपकी वो हॉबीज हैं तो देन जैसे मुझे क्रिकेट का शौक था, अभी भी मैं अपना कंपनी के एक क्रिकेट टीम में हूँ, और टिल द स्क्वाड स्टार्टेड वी यूज्ड टू प्ले एवरी वीकेंड। तो वो एक मेरा ख्याल है कि आप अगर एक बड़े पर्पस के लिए छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है वो यू हैव टू गिव अप ऑन दोस थिंग्स एट लीस्ट। मेरा ख्याल है कि अब हम बच्चों से भी सवालात लें, कुछ चैट के अंदर सवालात अगर आ रहे हैं तो राफे साहब अगर आप इस पे मॉडरेट करें और सवालात कुछ सिलेक्ट कर लें, और फेसबुक पे भी अगर कुछ सवालात हैं तो तीन सवालात अगर आप कोई से पिक कर लें। अच्छा, बिल्कुल सर, थैंक यू मोहसिन साहब। कुछ सवाल चैट में है, जैसे कि एक बच्ची ने लिखा है कि समटाइम्स टीचर जो हैं वो डीमोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, और वो उनको कहते हैं कि आप सीए छोड़ दें। तो इस सिचुएशन में फिर स्टूडेंट क्या करें? अच्छा, मैं इस पे रियल एग्जांपल दूंगा, हमारे साथ हुआ है पैक लाहौर में। 2 बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो एक टीचर को ये फील हुआ कि एक लड़के का बिल्कुल ही वो नहीं है अपना सीए की तरफ ध्यान, तो उन्होंने कहा कि
बेटा अपने वालिदैन के पैसे ज़ाया नहीं करो, अगर आप सीरियस नहीं हो तो अभी से छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ आप नहीं कर सकते। तो वो डिपेंड करता है आपके अपने एटीट्यूड पे, अगर टीचर उसको फील करे तो शायद एक रीजन ये। दूसरा, इवन पैक के प्रिंसिपल साहब ने लाहौर में, उन्होंने पहले दिन कहा था कि भाई व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने पूरी चीजें गिनवाई थी और उन्होंने कहा था इफ यू कैन नॉट डू इट, दिस इज माय एडवाइस, वापस जाएं, अपनी फीस रियम्बर्स करवाएं और चले जाएं। कॉलेज के प्रिंसिपल, उनके लिए तो मतलब उनको तो पैसा मिल रहा है ना, बट ही वाज सो हॉनेस्ट कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप अपने पैसे वापस, अगर आपकी सोच नहीं है, ये 5-6 चीजें आप में नहीं है, तो आप अपने पैसे लेके वापस चले जाएं। तो वो एक अलग चीज है। फिर एक स्टूडेंट ने उठ के कहा उस वक्त कि सर ये तो सीए के तो अभी जो है वैल्यू खत्म हो गई है, क्योंकि इतनी सैलरी मिलती है और अब जब हम बनेंगे तो इतनी सैलरी मिलेगी तो क्या फायदा। तो एक टीचर ने उनसे कहा कि भाई बात ये है कि शायद बाहर ये जो छापड़ी लगा रहा है, जो फ्रूट बेच रहा है, शायद वो तुमसे ज्यादा कमाए, लेकिन क्या उसकी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी आपकी है अगर आप सीए बन जाएंगे तो ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन पैसे के साथ साथ एक रिस्पेक्ट भी है जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि अगर टीचर ने कोई बात की होगी तो शायद इस सेंस में की होगी कि भाई उनको एटीट्यूड का लग गया होगा। अगर वो नहीं है और टीचर ऐसी बात करते हैं तो फिर वो जो मैंने शुरू में कहा था कि हमारे प्रिंसिपल साहब जाफर साहब ने एक्चुअली ये बात कही थी लाहौर में कि आप उन लोगों से मिलते हो जिन्होंने खुद भी क्वालिफाई नहीं किया, तो आप कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि भाई इट्स इजी, वो आपको हमेशा डराएगा ही। तो आप ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने किया हुआ हो, तो डेफिनेटली आपको मोटिवेशन होगी और आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल दी, 70% इन माय ग्रुप हैज क्वालिफाइड, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि आर्टिकलशिप के साथ स्टडी कैसे मैनेज की जाती है या कर सकते हैं? अब इसमें मैं थोड़ा सा उसमें जाऊंगा। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम कि आप आर्टिकल्स के साथ स्टडी करें, स्पेशली अगर आप लेट आना हो, और नींद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे किसी ने कहा कि एक चाइनीज कावा मिलता है, वो अगर आप पियेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। मैंने कहा यार ये सही है, ढूंढता रहा, बहुत टाइम लगाया मैंने। तो एंड द एंड मुझे इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल अपारा में कहीं पे वो कावा मिल गया। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह स्टडी भी होगी और आर्टिकल भी चलेंगे। घर आया, कावा बनाया, रात को पिया। तो अगर मैं रात को 10 बजे सोता था नॉर्मली, तो उस दिन मैं 9:30 बजे सो गया। तो वो पहला और आखिरी दिन था वो कावा पीने का। देखें, जब आपके सामने एक मकसद हो ना, तो आप कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, लेकिन बिल्कुल करना पड़ता है आपको। आप चाहे 9 बजे वापस ऑफिस से आ रहे हैं, चाहे 10 बजे आ रहे हैं, चाहे 5 बजे आ रहे हैं, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो 1-2 घंटे तो आपको निकालने होते ही होते हैं। फिर आपके पास वीकेंड तो होता है ना, वीकेंड में तो करना मतलब ये है कि आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं है उस वक्त कि भाई आप कहें कि भाई मैं एंजॉय भी करूं और मैं साथ सीए भी करूं, तो वो चीजें नहीं होती। फिर आर्टिकलशिप भी है, तो ये नहीं, तो आपको वो सारी चीजों को मैनेज करना होता है और वीकेंड पे फिर फोकस करना पड़ता है स्टडीज पे, अगर डेली आप 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे किसी ग्रुप में मेरे किसी दोस्त ने आर्टिकलशिप में क्लासेस नहीं ली, या तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, इस्लामाबाद में नहीं खा इतना उस वक्त आया, शायद होंगी भी, तो हमने कभी सर्च नहीं की थी उस पर, तो खुद से ही पढ़ा, सेल्फ स्टडीज कंप्लीटली। या तो ये है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो वीकेंड पे क्लासेस लेने का, तो वो कंपेरेटिवली इजी हो जाता है चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन हमने हमेशा सेल्फ स्टडी की है, कभी कोई क्लास नहीं ली आर्टिकलशिप में। उस वक्त मॉड्यूल ENF था, अब शायद चेंज हो गया है उसका, जो भी है। तो वो मेरा ख्याल आप लोगों के लिए इजी भी हो गया होगा कि क्लासेस लेना, अगर वीकेंड पे क्लासेस ले लेते हैं तो दैट विल हेल्प एज वेल। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहे हैं कि इंडक्शन का पाकिस्तान में काफ़ी इशू है और जनरली लोग 6-6 महीने जो हैं वो वेकेंट बैठे रहते हैं, उनको फर्म में नहीं मिलती, चांस नहीं मिलता। तो
इस हवाले से सर आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को? और इसमें ऐड कर दें एक और क्वेश्चन के जो फर्म की लाइफ बहुत टफ होती है और मैनेजर रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हार्डशिप्स वो देखने को मिलते हैं, और फर्म के बारे में बता दें कि विच वन इज बेटर फ्रॉम आर्टिकलशिप या इंडस्ट्री में से किस ऑप्शन को बेटर सकते हैं, तीनों को मिलाकर कोई आंसर कर दें। देखें, बात ये है कि जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है दैट्स नॉट इजी। फॉर्म में देखें, अगर आपके सीनियर आपके साथ सख्त हैं तो दे हैव टू, उनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और आप जब उस पोजीशन पे खुद जाएंगे तो फिर फील हो जाता है कि भाई वो उनकी कुछ डिमांड्स थी। रफ लैंग्वेज यूज़ करना आई डोंट थिंक सो कि ये अभी इतना है जैसे पहले था, बल्कि हमारे ज़माने में तो शायद थोड़ा ज़्यादा ही था। 6 महीने का जो ताल्लुक है कि भाई आपको 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो मैंने भी किया था। मुझे 6 या 8 महीने तक फॉर्म नहीं मिली थी। तो वो एक इशू है। अब मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, कितना वो होता है, लेकिन 5-6 महीने उसमें अगर आपके पास हैं तो उसमें आप स्टडी पे कंसंट्रेट करें उस दौरान, अगर कर सकते हैं तो दैट इज़ बेटर। आर्टिकल्स का मेरा ख्याल अब तो ईजी हो गई हैं शायद मिलना, आई एम नॉट सो श्योर। तो जो 6 महीने का इंतज़ार है तो वो तो करना पड़ता है, मैंने खुद भी किया था, अगर आपको किसी अच्छी फर्म में जाना है तो बाकी जो बात उसकी तरफ दोबारा आते हैं कि जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तो देखें जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना तो ये आर्टिकलशिप आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करती है। सही है। फिर अगर एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई इंडस्ट्री में जाएं या आर्टिकल्स या फर्म में, देखें आपको जो लर्निंग उसमें आती है फर्म में, क्योंकि मैंने खुद फर्म से किया है, तो वो कहीं और नहीं आ सकती, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनियों में जाते हैं ना, आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप अगर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी एक कंपनी में जाते हैं, तो आप वो सिर्फ वहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, वहाँ के मसाइल आपको पता होते हैं। आर्टिकल्स में तो आपको इतने मसाइल का पता चल जाता है कि भाई अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, यूँ भी हो सकता है। तो वो सारे रिजॉल्व करते हुए आप जब जॉब में जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपके पास कुछ ना कुछ उसका जो है ना बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आर्टिकलशिप। सही। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ राफे, आपके इजाजत से। किसी ने पूछा है, वैसे उस सवाल पूछने वाले के लिए भी मेरी तरफ से एक मशवरा है कि किसी खातून से उसकी उम्र नहीं पूछते और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछते, लेकिन चूंकि इमरान साहब जो हैं ये खातून नहीं है, किसी खातून को जब हम बुलाएंगे तो उससे उम्र नहीं पूछेंगे, तो आपकी उम्र पूछना चाह रहे हैं कोई साहब यहाँ पे कि जब आपने सीए किया था तो आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? कोई आप रेंज में बता सकते हैं, 35 और 40 साल के दरमियान में भी जवाब दे सकते हैं कुछ? नहीं, मैं जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था तो मैं 27 आई वाज 1980 से 2007 तक कैलकुलेट कर लें। जी 27 ईयर्स। ये आंसर ठीक था। ये असल में जो सीए की एजुकेशन है वो खुद कुछ गेस लगा लेते हैं कि आपने जो अपने टाइम लाइंस बताई थी उसको आप कर लेते, और उन्होंने जो 2007 का शायद बताया कि आपने पास आउट किया तो उसके साथ माइनस करके वो काउंट कर सकते थे। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम राफे इसको हम वाइंड अप करते हैं। और एक मिनट, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा कि अपार्ट फ्रॉम बिग फोर आर्टिकलशिप फ्रॉम सम अदर फॉर्म इज वैल्यूड। देखें मैं शुरू में ही बात की थी कि आपको एक्सेल करना है, सही है। कभी कभी आपको ज़्यादा अच्छे मौके मिलते हैं छोटी फर्म में। मैंने बिग फोर से नहीं किया, मैंने आर्टिकल्स ठीक है खालिद मजीद रहमान से किए, दे यूज्ड टू बी वन ऑफ द एफिलिएट विद डिलॉयट बिफोर, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो वो किसी बिग फोर फर्म के साथ एफिलिएशन नहीं थी उस वक्त। बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह आई जॉइन ईवाई इन अबू धाबी। इट्स नॉट नेसेसरीली, आप ट्राई करें, अगर बिग फोर में मिलता है इट्स वेरी गुड, बट ज़रूरी नहीं है कि आप बिग फोर में ही करें। तो कभी कभी तो चांसेस अदर फर्म्स में ज़्यादा हो जाती हैं क्वालिफाई करने की, आपके एक्सपीरियंस की हासिल करें, क्योंकि फिर कभी कभी बिग फोर में आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री में स्पेसिफिक उसमें रखा जाता है, तो उससे बेटर है कि आप अक्रॉस द इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस लें। अच्छा सर, दो क्वेश्चंस और भी हैं। एक तो एक क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन थी, एक तो आपने बताया कि आपका ग्रुप था और आप उन लोगों की सरपरस्ती में रहते थे जो
कि पहले से क्लियर कर चुके हुए थे पेपर्स। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि आप कैसे सॉल्व करते थे क्वेश्चन और कैसे प्रिपरेशन करते थे एग्जाम। तो एक दफा जरा ये एक्सप्लेन कर। देखें, हमारे वक्त में स्पेशली अगर मैं बात करूं मॉड्यूल ई और एफ की जो फाइनल एग्जाम्स हैं, तो अब शायद उनका नाम थोड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन चेंज हो गए हुए हैं। उस वक्त उस वक्त तो उसके लिए कोई भी पेपर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे या कोई ऐसे स्टडी मटेरियल्स नहीं था जिससे आप स्टडी कर पाए। मेनली जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड्स को पढ़ते थे, लॉ को डायरेक्ट लॉ से पढ़ते थे। वहीं बुक्स जो है ना, एक चीज को याद रखें कि सीए में सेलेक्टिव स्टडी नहीं चलती। अगर आप ये कहेंगे कि भाई मैं अगर ये फलां चैप्टर उठा लूं और यहाँ से मैं स्टडी कर लूं तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, और ये अगर मैं छोड़ भी दूं तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फुल फ्लेज कवर करना होता है, और हम तो डायरेक्ट सोर्स में जाते थे, जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे जाके पढ़ते थे। तो अभी तो मैंने सुना है कि काफ़ी इजी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आ गया है। उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड्स वगैरह से ही पढ़ते थे। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ कि टैक्स का जो था, साइनॉप्सिस ऑफ टैक्सेस, मिर्ज़ा मुनव्वर साहब जो बुक है उनकी, हमारे टीचर भी रहे हैं पैक में लाहौर में। तो टैक्स के लिए हम टैक्स लॉ से डायरेक्ट भी पढ़ते थे, पूरे का पूरा मतलब छान मारते थे जितना भी टैक्स लॉ था, और फिर गाइडेंस के लिए उनकी बुक भी पढ़ते थे। तो वो चीज़ें थी। तो स्टडी के लिए हम तो सोर्स में जाते थे। अब पता नहीं कि कितनी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या पेपर्स। सॉल्व पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखना हो ना कि आपके 4-5 साल पुराने जितने भी पेपर्स हैं, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाए, ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो वो पेपर्स आपको हर एक पेपर में जाने से पहले सॉल्व करने हैं सारे के सारे। राइट। एक क्वेश्चन पहले था उसका, अपने मोटिवेशन के हवाले से एक किसी ने पूछा था कि जो लोग डीमोटिवेट करते हैं उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो इस पे अगर आप जवाब देखें, उनका इलाज है ना। उनका इलाज अगर नहीं होता तो फिर क्या है? उनका इलाज वही है कि उनको करके दिखाएं। आप मतलब ये है कि आपने किसी के देखें, किसी ने अगर आपको कहा आप नहीं कर सकते, आप जाके उसको मार तो नहीं सकते ना। तो आपका तो यही है कि भाई मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखें, इस वक्त मुझे सही नंबर नहीं मालूम, लेकिन मेरा जो नंबर है वो मोर देन 5000 में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर ये अभी ये 10,000 तक से पहुंच, अगर 10 नहीं है तो 8,000 तक पहुंच ही गया होगा। अगर 8,000 लोगों ने किया हुआ है तो मतलब व्हाई नॉट मी। तो मतलब ये, बल्कि नंबर्स तो काफी बढ़ गए होंगे इंशाल्लाह। तो कर रहे हैं लोग, नो प्रॉब्लम। जी, ऑलमोस्ट 11,000 के करीब इस वक्त काउंट है जो। हाँ माशाल्लाह, तो फिर और क्या प्रॉब्लम है? जी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं हो सकता, और आपके सामने लाइव मिसाल भी मौजूद है। ये एएफसी लेवल उस वक्त होता नहीं था आपका, क्योंकि मॉड्यूल सिस्टम था। तो उसमें आपका स्टडी स्केड्यूल क्या हुआ करता था, कितने घंटे पढ़ते थे? देखें, हर बंदे का अपना होता है। हमारा तो ये था कि कॉलेज और स्टडी, और कुछ नहीं, क्योंकि हम लाहौर में थे ना, तो फैमिली के साथ तो कुछ वो था नहीं। कंसंट्रेट फोकस था ही स्टडीज़ पे। बल्कि मुझे तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं हुआ, बाद में मुझे ज़्यादा उसका हुआ कि भाई हम तो सुबह के 2-3 बजे तक भी पढ़ते थे। कुछ दिन में फिर फील हुआ कि भाई वी कैन नॉट डू दिस। तो ये क्योंकि अगर आप इस इतनी देर तक करेंगे तो सुबह आप कॉलेज में फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैनेज करना है अपनी नींद को भी, क्योंकि अगर आपकी नींद सही नहीं होगी तो आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करेगा। फिर आप कॉलेज सही अटेंड नहीं कर सकते, आप रिटेन नहीं कर सकते जो कॉलेज में आपने सीखा हो। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है। बट आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट, देखें, पहले अपने आप को अगर सिक्योर करना है कि कल को आपको ये नहीं कि भाई आपने सीए स्टार्ट किया और छोड़ दिया और अभी तुम कहीं और जा रहे हो। तो अगर आपने एंटर कर लिया ना एक दफा, तो आपने एक ग्रेजुएशन एक किस्म की कर दी कि अब तो आप ये है कि एटलीस्ट आपको जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी ना। तो अभी जो पहले 2 साल हैं उसमें तो आपने इतनी मेहनत करनी है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन होने चाहिए, कॉलेज और स्टडी। कॉलेज और स्टडी, और कुछ नहीं। उसी पे आपको कंसंट्रेट करना है बस। आई होप कि आंसर मिल गया होगा। ये हमारी आई थिंक एएफसी की स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो आई थिंक और कोई क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम सर से जो है वो इजाज़त लें। उनका प्रेशियस टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेयर किया हमारे लिए।
फारूक साहब से रिक्वेस्ट है कि फारूक साहब अगर कुछ इस पे पैक के हवाले से और आज के सेशन के हवाले से और आखिर में वोट ऑफ थैंक्स जो है वो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं फारूक साहब, जिनका तारुफ राफी साहब ने करवा दिया था, तो उनसे दरखास्त है कि वो जरा कुछ इस पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राफी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो कुछ खास चीज़ें जो पैक के हवाले से वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हम फाउंडर इंस्टीट्यूट हैं। इससे पहले पाकिस्तान में पैक से अलावा पहले किसी ने सीए की रेगुलर क्लासेस पढ़ाना शुरू नहीं की थी। तो हमारा 34 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को उनके कोर्सेज को पास करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट जो पासिंग रेशियो है वो हमारे स्टूडेंट्स का है। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल और सबसे ज़्यादा मेरिट से सर्टिफिकेट भी अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में रखे हैं। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि फैकल्टी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये हमारा हमेशा हॉल मार्क रहा है, हमारा एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि शुरू से ही हमने जो फैकल्टी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फैकल्टी हमारी हाईली क्वालिफाइड और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। और अभी मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे एएफसी के लास्ट एग्ज़ाम में हमारा जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा है। उसमें 2 कोर्सेज जो है वो राफे साहब पढ़ा रहे थे, उनका भी 100% था, और इसके अलावा 2 टीचर्स और हैं तो वो 100% रहा है। तो एक तो राफे साहब मेरी तरफ से मुबारकबाद भी कबूल करें। और ये बहुत रेयर होता है कि जो 100% रिजल्ट है वो एएफसी के या किसी भी सीए के कोर्स में आए। इसके अलावा जो है जैसे ये आज का सेशन है तो हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, हम उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज हमने शुरू की, और इससे पहले हम जब कॉलेजेस ओपन थे तो हम फेस टू फेस जो क्वालिफाइड लोग हैं वो आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। और इवन हम बच्चों को इंडक्शन में हेल्प आउट करते हैं कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, ड्रेसिंग कैसे की जाती है, जाया कैसे जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम स्टूडेंट्स को, यानी पैक जो है वो एक मुकम्मल पैकेज है, वो सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे अक्सर कहा करते थे कि देखें जी जितने भी सीए के इदारे हैं, इवन मैं स्कैन या पाकिस्तान इस्लामाबाद में और भी जो इदारे हैं तो वहाँ पे भी कुछ देर मुझे काम करने का मौका मिला। तो उसमें भी अगर आप देखें तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि जी वो प्लाजा में होंगे और वहाँ पर बच्चे जो है ना वो एक ही क्लास में जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैक इस्लामाबाद ने जितना बड़ा कैंपस दिया है शायद ही पाकिस्तान में किसी के पास इतना बड़ा कैंपस हो। तकरीबन हमारे पास कोई 26-27 कनाल के करीब जगह है जिसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड भी अवेलेबल हैं, जिसमें 4 स्टोरी पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है। तो स्टूडेंट को एक फील आती है कि वो एक बाकायदा यूनिवर्सिटी में आए हैं, वो कैंपस लाइफ को एंजॉय करते हैं। फर्ज करें सर्दियों में अपना विटामिन डी पूरा करने के लिए बच्चे जो हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड है कि वो बाहर जाके बैठते हैं, स्टडी करते हैं, टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिल्डिंग है हमारी, ये और जो कैंपस के अंदर फैसिलिटीज हैं वो इस तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान में कोई और इदारा नहीं दे रहा। इसके अलावा हम बच्चों के लिए जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से ये बात कहता हूँ कि इस्लामाबाद में पहला कॉलेज थे जो कि 3 डेज का हमने बच्चों के लिए ट्रिप अरेंज किया था। इससे पहले ये ट्रेंड ही नहीं था कि लोग 1 डे ट्रिप पे जाते थे। तो हमने पहले कॉलेज थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हम अपने बच्चों को कागान नारान लेके गए और बहुत कामयाब हमारा वो ट्रिप था। फिर हम स्पोर्ट्स गाला हमारा एक रेगुलर फीचर है, वो हम कराते रहते हैं ताकि बच्चे जो है ना वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों। फिर इसके अलावा जो है हमारा एक जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। तो उस एक्टिविटी में भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं कि जो कम्युनिटी हमारे करीब रहती है वो बड़ी गरीब है, कॉलेज की जो वैसिनिटी में रहती है, तो उसके लिए हम जो है वो फी सबीलिल्लाह जो है हमारे डायरेक्टर्स जो है वो करते हैं और बच्चों को उसमें भी हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि ये जो सोशल एस्पेक्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसको भी वो सीख पाएं और आगे उनको हेल्प करें। और इसी हवाले से मैं जैसे बच्चों के क्वेश्चन आए थे तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से इमरानुद्दीन साहब ने उनका जवाब दिया। तो 2-3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखें, अगर वो अव्वल तो जनरली टीचर ऐसे डिस्करेज नहीं करते
कि जी वो कर रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला आता भी है तो बेहतरीन है कि आप उसको चैलेंज लें और टीचर को गलत साबित करें, ठीक है, कि जी मैं कर सकता था और आपने मुझे कहा। तो ये बेहतरीन जो है वो बदला जो है, जैसे वो कहते हैं कि जी बेहतरीन बदला जो है वो जमहूरियत है, बेहतरीन इंतकाम, तो बेहतरीन इंतकाम ये है कि आप प्रूफ करके दे दें कि जी मैं कर सकता था, आपको मैंने गलत प्रूफ कर दिया। और जैसे इमरान साहब ने कहा कि देखिए उनके दौर के मसाइल कुछ और थे, अब तो इतना प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है कि तकरीबन जो है वो बहुत क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 34 साल हो गए, हमारे टीचर्स का 34 में अगर आप दो दफा भी अटेम्प्ट शामिल करें तो इतने उनके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, यानी उससे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 अटेम्प्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को दिलवा चुके हैं। तो उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि एग्जामिनर अप्रोच क्या है, वो क्या क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीजें उनके दौर में अवेलेबल नहीं थे। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पैक के तमाम सब्जेक्ट्स की अपनी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत आसान है, और टीचर्स जो है वो क्लास में वही कराते हैं, तो जिंदगी बहुत ज्यादा इस हवाले से आसान होगी। बैड फेलियर का कॉन्सेप्ट नहीं है जो पहले होता था कि जैसे इमरान साहब ने बताया कि जी एक सब्जेक्ट में फेल तो सब में फेल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें नहीं है। और अब माशाल्लाह जैसे पूछा था एक स्टूडेंट ने कि जी कितनी एज में क्वालिफाई कर लेते हैं, अब माशाल्लाह 23 24 में बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जो आपको नजर आएंगी जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। और जैसे एक क्वेश्चन था कि जी 6 मंथ हमारे जाया चले जाते हैं, तो इमरान साहब ने बहुत अच्छा कहा, और हमने एक फर्गूसन इस्लामाबाद में जाकर पैक के प्लेटफॉर्म से हमने वहां जो बच्चे थे जो अभी ज्वाइन जिन्होंने किया था तो उनकी काउंसलिंग की थी, उनको बताया था कि आप देखें आपके पेपर आर्टिकल्स ज्वाइन करने के 18 मंथ्स बाद होते हैं, तो आप उसमें वेट ना करें। तो अगर आपको 6 महीने नहीं मिल रही तो वो बेहतरीन टाइम है, आप CFAP के पेपर तैयार करें ताकि वो आपका टाइम जाए ना, और वो बेहतरीन टाइम है क्योंकि आप फॉर्म में जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा बर्डनाइज हो जाएंगे और काम होंगे, तो वो 6 मंथ को आप फुली यूटिलाइज करें। तो आखिर में इस सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं पैक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पैक के बोर्ड की तरफ से, हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं, चीफ गेस्ट हैं इमरानुद्दीन साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो मोटिवेशनल लेक्चर है वो बच्चों को दिया, और आप हमारे लिए एक मशले राह हैं, और बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह जिस तरह स्ट्रगल बताई, तो जो हमारे बच्चे हैं मैं उन सबको कहूँगा कि आप हमारे लिए, आप इमरानुद्दीन साहब को अपना हीरो समझें और इनको फॉलो करें। और इसके अलावा मैं आज के जो हमारे मॉडरेटर थे इस डिस्कशन के, और जिनका ये माशाल्लाह सारा क्रिएटिविटी पे जो है, ये जो सोशल मीडिया है जिसको वो गाइड कर रहे हैं, हमारे कोच हैं मोहसिन मुस्लिम साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने भी हमें गाइड भी किया और इस सेशन को बेहतर तरीके से कंडक्ट भी कराया। फिर हम खालिद साहब जो हैं, खालिद हुसैन साहब, वो भी हमारे साथ रहे थ्रू आउट, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते रहते हैं और गाय बगाए हमें गाइड करते रहते हैं। तो मैं उनकी मौजूदगी से और उनके होने से हमें पैक की स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो मैं उनका भी मशकूर हूँ कि वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं। और हमारे जो रूए रवां हैं इसके तहरीक के, जो बेसिकली अब्दुल राफिज साहब जो सारी इस डिस्कशन को कंडक्ट कराते हैं, होस्ट हैं हमारे, और माशाल्लाह सोशल जो हमारी मीडिया उसको बहुत उन्होंने जिंदा करके रखा हुआ है, तो मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। और हमारी फैकल्टी मेंबर्स थे, तमाम स्टूडेंट्स जो आए, मैं उन सब का मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त में अपनी वबा से अपनी रहमत में जगा दे और हमें महफूज रखे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू योर हाफिज। मोहसिन साहब का क्वेश्चन है, मोहसिन साहब का। राफिज साहब, मोहसिन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका माइक म्यूट तो नहीं हुआ हुआ? उनका माइक मेरे ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गए। जी जी, तो मेरे ख्याल इस सेशन को कंक्लूड कर दें। और मैं आखिर में एक दफा फिर इमरानुद्दीन साहब आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम गाय बगाए आपको फिर भी जो है वो जहमत देते रहेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आपसे इंस्पायर होते रहे। थैंक यू सो मच, मुझे मौका देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर। ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।